खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 27 साल कैप्टन सिकंदर शहीद और आज केपीके में टांग में टीटीपी के दहशतगर्दों ने जो है वो उनसे फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक कैप्टन जो है कैप्टन सिकंदर जो है वो शहीद हो गए। तो खुदा के लिए पाकिस्तान अब बहुत मुश्किल मरहले में आ गया, और अगर हमने बहुत जल्द इसके ऊपर हमने लॉबिंग ना की तो दिसंबर तक यहाँ पे फिर बस अल्लाह रहम करे, मेरे मुंह ना खुलवाए। भारत पूरी दुनिया के लिए जरूरत है, इस खित्ते में भी जरूरत है। अफगानिस्तान के मामले में आप देख लीजिए कि जब सलामती कौंसल्स का इजलास होता है तो भारत उसकी सदारत करता है, पाकिस्तान को तो एंट्री नहीं मिल रही है। पाकिस्तान इस वक्त तन्हाई का शिकार है। देखें, मुझे अफसोस होता है एज ए पाकिस्तानी, मैं किसी वजीर आजम और वो भी एक ऐसे मुल्क के वजीर आजम की तारीफ करूं जो हमसे दुश्मनी रखता है। आपके पास कोई लॉबिंग फर्म ही नहीं है जो वॉशिंगटन में आपके लिए लॉबिंग करे। इंडियंस दबादब कर रहे हैं उधर। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और तालिबान को एक ही आंख से अमेरिका देखने की कोशिश कर रहा है कि एक डायलॉग शुरू हो चुका है यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में। ये बिल अक्कासी है कि इंडियन कितने स्ट्रांग हैं और अमेरिकन को क्या रिजर्वेशंस हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर भारत है, पूरी दुनिया की जरूरत है भारत। चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, चाहे जिनको बिजनेस लेना हो, चाहे जिनको बिजनेस देना हो, मतलब इंडिया अब ऐसी सिचुएशन पर आ गया है कि कोई भी कंट्री उनको मतलब इग्नोर नहीं कर सकता। और चाहे वो बड़े बड़े आप कंट्री काउंट कर लो, इवन चाइना भी दुश्मन है, लेकिन उसके साथ भी 130 to 150 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर ट्रेड होता है। हाँ, वो बात अलग है, हम उसमें माइनस में रहते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक तरफ इंडिया इतनी बड़ी डील कर रहा है और दूसरी तरफ अगर देखो टीटीपी में फंसा पड़ा है पाकिस्तान, अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच में फंसा पड़ा है पाकिस्तान। कई सारे बलूचिस्तान के अंदर जब पाकिस्तानी आर्मी जाती है तो उनको पता नहीं होता कि किस रास्ते पर आईडी लगा होता है। कई सारे वीडियोस बीच में आए थे कि वहां से रास्ते से गुजरता है वो पाकिस्तान की आर्मी वाले और वहां बम फूट जाता है और चीथड़े उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए इंडिया। कहने का मतलब यह है कि बहुत डिफरेंस आ चुका है और पाकिस्तान और भी दलदल में धंसता जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। केपीके में टांग में टीटीपी के दहशतगर्दों ने जो है वो उनसे फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक कैप्टन जो है कैप्टन सिकंदर जो है वो शहीद हो गए। तो सोचने की बात यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया है, भारत के 66 अड्डे और ट्रेनिंग सेंटर्स जो है ना वो हमने तबाह कर दिए, तालिबान की हुकूमत आ गई पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तानी कौम को कब रिलीफ मिलेगा? वो यहाँ से कब तक लाशें उठाते रहेंगे? इस खबर के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो वो है जो आपने कहा, ये तो जब तक टीटीपी ख़त्म नहीं होता। देखें, टीटीपी अभी तक कुछ ना कुछ उसके स्लीपर ग्रुप्स तो पाकिस्तान में है ना, और बाकी वो अफ़गानिस्तान के ख़त्म हुए तो ये तो अभी कायम रहेंगे। इनको प्रॉपर फिश आउट करना पड़ेगा और उसमें एक टाइम लगता है, एक बजट लगता है, एक रिजॉल्व लगती है हुकूमत की और रियासत की। और दूसरी जो इसमें बड़ी खबर है कि जो एक कैप्टन की शहादत है। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ की बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही है, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए आने वाला टाइम कैसा होगा? फीफा वो बस फोन कॉल का वेट करते करते मेरे ख्याल सो गए हैं। मैंने कहा था ना 11 सितंबर के बाद आवाज़ नहीं आएगी। जी बिल्कुल, याद आपने कहा था। अभी उनको देखिए, आप अमेरिका के सेनेटर्स के खिलाफ मुईद यूसुफ की नहीं बोल रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लग तो उन्हीं के रहे, लागू नहीं करे हैं। उन्होंने वहाँ पे दिसंबर में दोबारा ज्वाइन करना है जाके, तो पाकिस्तान का बेड़ा कर करा के उनकी उल्टी सीधी मान के मुईद यूसुफ दोबारा अपनी पुरानी नौकरी पे चले जाएंगे और शाह महमूद भी चुप बैठे हैं। वो भी अपना दौरे तो करके आए हैं, लेकिन आपके पास कोई लॉबिंग फर्म ही नहीं है जो वॉशिंगटन में आपके लिए लॉबिंग करे। इंडियंस दबादब कर रहे हैं उधर, इजरायली दबादब कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठ के उर्दू अखबार में बयान दे रहे हैं। फोटोशॉप तस्वीरें बना के वायरल कर रहे हैं कि पता नहीं वहाँ कौन से वो मार के आए हैं। देखें, मार के मारे होते तो ये 26 सेनेटर आपकी ना बजा रहे होते। ऐसे ही एक या दो नहीं है जी, 26 है, जिसमें डेमोक्रेट भी हैं, जिसमें रिपब्लिकन भी हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट्स भी हैं। तो खुदा के लिए पाकिस्तान अब बहुत मुश्किल मरहले में आ गया, और अगर हमने बहुत जल्द इसके ऊपर हमने लॉबिंग ना की तो दिसंबर तक यहाँ पे फिर बस अल्लाह रहम करे, मेरे मुंह ना खुलवाए।
अफगानिस्तान के मामले में आप देख लीजिए कि जब सलामती कौंसल्स का इजलास होता है तो भारत उसकी सदारत करता है, पाकिस्तान को तो एंट्री नहीं मिल रही है। पाकिस्तान इस वक्त तन्हाई का शिकार है। देखें, मुझे अफसोस होता है एज ए पाकिस्तानी, मैं किसी वजीर आजम और वो भी एक ऐसे मुल्क के वजीर आजम की तारीफ करूं जो हमसे दुश्मनी रखता है, जो हमारे पाकिस्तान से दुश्मनी रखता है, जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है। लेकिन हकाइक तो छुपाए नहीं जा सकते। आप देख लें इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है, किस तरीके से उनके लोगों ने मुलाकात की, किस तरीके से उन्होंने भरपूर तरीके से आपके न सिर्फ अमेरिकन हुकूमत को, वहां के सेनेटर्स को, वहां के अहम तरीन कमेटी के चेयरमैन को, बल्कि जो दूसरे ममालिक के लोगों को, उन तक को अप्रोच किया और एक बड़े सॉलिड प्लानिंग एंड पॉलिसी जो खारजा है उसके तहत वो कामयाब हो रहे हैं। आपने क्या किया? आपने यहाँ बैठ के एक वर्चुअल खिताब कर दिया और उसमें भी आपने जो है वो फेक न्यूज के ऊपर बात कर दी। देखें कहां है, आपने भेज दिया वजीर खारजा को, कहां नजर आए, किन चीजों में, किन से मिले, कहां पॉलिसी कोई इंप्लीमेंट हुई? आपने एक वजीर को भेजा जिसने तमाशा बना दिया अमेरिका में जाके। जो कुछ भी हुआ है मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। जो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनको मेंशन किया गया है, वो इस बात का इजहार कर रही हैं कि ये बिल जो है इसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है। खाली इजाफ़ा हो नहीं सकता बल्कि सूरत हाल जो है वो मुश्किल हो सकती है। और ये बिल जो है बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और तालिबान को एक ही आंख से अमेरिका देखने की कोशिश कर रहा है। और ज़ाहिर है जो क्वाड हुआ है वो भी इसी तनाजुर में है। और अब चीन जो है उसको भी इस सूरत हाल में जोड़ा जा रहा है और भारत जो है उसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर के ऊपर उजागर करने के लिए उसकी क्या क्या किस जगह के ऊपर ज़रूरत है उसको भी पूरा करने की बात की गई है। जो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि एक डायलॉग शुरू हो चुका है यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में। ये बिल अक्कासी है कि इंडियन कितने स्ट्रांग हैं और अमेरिकन को क्या रिजर्वेशंस हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि आने वाले हालात जो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा प्रेडिक्ट करने के हवाले से, कि अगर चाइना वहां पे वैक्यूम फिल नहीं करता और अमेरिकन इंटरेस्ट वहां पे आगे चलता है, तालिबान कुछ चीजें मानते हैं, तो फिर इतना इस बिल की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर चाइना वहां आता है, अमेरिकन वहां रिजर्वेशंस होती हैं, तो ये बिल जो है एक फाउंडेशन बनेगा आगे आने वाले हालात के लिए। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप इन द रीजन, ये उनको डिफाइन कर रहा है। ये ओरिजिनली दिस इज अ फाउंडेशन। इसमें मैं दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा बिल में जो मेरे लिए सबसे ज्यादा कंसर्न है। एक तो ये है कि उन्होंने 2001 से 2021 तक का रैकेट 180 डेज में रिपोर्ट, एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसके बारे में पूछा गया है। और दूसरा इसके एंड के ऊपर जो लिखा गया है कि भारत को मायशी और दफाई लिहाज से वहां पे स्ट्रॉन्ग किया जाए तालिबान और चाइना के खिलाफ। तो मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन दिस इज अ ह्यूज कंसर्न। जो बातें लिखी गई हैं वो बड़ी वो है जो तारड़ साहब बात कर रहे हैं चीन के हवाले से। इसके अंदर जो चाइना का अफगानिस्तान के अंदर मादनियात की सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात जो है वो की गई है। नादिर शाह ने क्या किया था? तो जामा मस्जिद दिल्ली के गुंबद पे बैठ के उसने कहा था, मैंने जब तक तलवार मेरे हाथ में है कत्ल व गारत का मैदान जारी रखो, ना हिंदू ना मुसलमान। ये बाकी जितने हमलावर थे वो क्या करते रहे हैं यहाँ? सगे भाई भाइयों के साथ क्या करते रहे? औरंगजेब, मुराद, शुजा, दारा शिको मैदान जंग में। नसीरुद्दीन हुमायूं जो बानी है मुगलिया सल्तनत के, ज़हीरुद्दीन बाबर उनका जो बेटा जो शिकस्त खा के ईरान चला गया था शेर शाह से और फिर वापस आके, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर आजम के वालिद, उनके भाइयों ने उनके साथ क्या किया था? वो इतने जालिम थे कि इधर काबुल में अकबर को उन्होंने हॉस्टेज रख लिया था। अकबर बच्चा था, उसको पढ़ाया भी नहीं था उन जालिमों ने। हुमायूं ने जब वापसी पे उन पे हमला किया तो वो इतने संग दिल थे, उन्होंने अपने मासूम छोटे भतीजे को अकबर को बांध दिया था कि करो गोलाबारी। आप मुझे बताएं
ये जितनी आपकी ये तारीख है, अच्छा अब आप मुझे ये बताएं ऑटोमन्स ने क्या किया? बेटे मरवा दिए। ये 100% ड्रामा नहीं है, ये जो मेरा सुल्तान वगैरह चलते रहे। ड्रामे में ड्रामा तो होगा, एक्सैजरेशन होगी, मुबालगा होगा, लेकिन बुनियादी हकीकतें नहीं। मुस्तफ़ा लाडला बेटा था, हल्का सा शक पड़ा कि ईरानियों के साथ मिलकर मेरे तख्त पे कब्जा कर मरवा दिया। ये आम प्रैक्टिस थी, ठीक है। कभी मुझे ये बताएं आप कि जैसे हम कहते हैं 800 850 जितना भी मुसलमानों का रहा हिंदुस्तान पे हुकूमत, कभी भाई मेरे संजीदा तारीख पढ़ के तो देखें आप मुसलमान का हाल क्या था। झोंपड़ियों में नंगे पांव, जूता नसीब नहीं। और ये पाकिस्तान के बनने के बाद तक यही कैफियत रही है। मुहावरे क्या हैं आपके? 2 वक्त की रोटी सूखी रूखी सूखी मिल जाए, ऐसा ही है। हुक्मरान कौन थे? ये जो पाकिस्तानी अवाम के साथ 73 साल से हो रहा है, ये तो मकामी है। ये क्यों इतने जालिम है? सो भाई मेरे, सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान बनने के बाद इस मुल्क के हुक्मरान तबकों ने आम आदमी के साथ क्या कुछ नहीं किया। कदम कदम पे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ क्या नहीं होता। पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम अगर पाकिस्तानी शहरी है, वो मेरा है। रिश्तों की किस्में होती हैं। एक बॉन्ड होता है मजहब के हवाले से, तो हम तो वहां भी देख लो आप, फिरकाबाजी मैंने बनाई है या आपने? क्या कुछ नहीं करते? क्या कुछ नहीं करते रहे? दहशत गर्दी में कौन किन को मारता रहा है और किस नाम पे मारता रहा है, आपको नहीं पता? पाकिस्तान में कितना मासूम, लेना एक न देना दो, अमाम भोले भाले दहशत गर्दों के उसने। ईरान इराक वॉर क्यों हुई? ये इतनी कत्लो गारत किस चक्कर में? दोनों तरफ मुसलमान थे। इतनी देर तक वो जंग क्यों जारी रही? फिर खत्म क्यों हो गई? कितने घर उजड़ गए मुसलमानों के? अब इस्लामिक वर्ल्ड आज का आप देख लो, ढकी चुपी बात है। कोई पाकिस्तान का कोई हिंदू अगर नोबेल प्राइज लेगा, कोई सिख नोबेल प्राइज लेगा, कोई गैर मुस्लिम मैं बात कर रहा हूं, तो मैं तो फख्र करूंगा उस पर। वो भाई पाकिस्तानी तो है ना, वो तो नहीं आप उससे छीन सकते। तो इसलिए चीजों को थोड़ा तारीख को तारीख के तौर पे पढ़ें और एक तालिब इल्म के तौर पे पढ़ें। तो बाकी पूरा चलते चलते एक बात और सुन लें। बनु उमैया उन्होंने क्या किया? फिर जब बनु अब्बास आए तो क्या हुआ? कब्रें खोदी गई, उनकी कब्रें खोद के गली सड़ी है जिस भी हालत में लाशें थी टांग दी गई। कौन थे? कश्मीर इशू हो या कोई भी दूसरा इशू हो इंडिया के साथ, आप उस पर फिलहाल बात मत कीजिए, सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर अपनी तवज्जो दीजिए। फायदा ही रहेगा। फकर हो सकता है कुछ मिला ही जाए। मोदी जी वैसे भी दिल के बड़े अच्छे हैं, तो हो सकता है हमें कोई चावल आटा आलू शालू कुछ भिजवा ही दे। समझता हूँ कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये जो डिसयूनिटी है, ये डिवीजन है, ये दिस इज वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। और ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है, बिकॉज दुश्मन लेफ्ट भी है और राइट भी है। और अगर मुल्क के अंदर दुश्मन नजर आने शुरू हो गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे भी पड़े उसके पैसे, तो इंडिया हेल्प करेगा। इंडिया ने अरबों डॉलर दिए हैं श्रीलंका को। इंडिया ने ऑयल, व्हीट, ये सब इंडिया भेजता रहता है। हम अफगानिस्तान के लिए भी कर रहे हैं। और एक और चीज कमाल की बात है,
नमस्कार दोस्तों, कई दिनों पहले, कुछ महीनों पहले मैंने मेजर गौरव आर्या को सुना था और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को आइडियली क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये जिहाद और आतंकवाद सब कुछ साइड में छोड़कर उनको ये एक चीज़ सबसे पहले करनी चाहिए कि प्रोग्रेस पर ध्यान दे, डेवलपमेंट पर ध्यान दे, जो रिफॉर्म्स उनको पाकिस्तान में करने चाहिए उस पर ध्यान दे। कई सारे लोग होंगे जिनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको ध्यान में न रखते हुए जो अच्छा है पाकिस्तान के लिए वो चीज़ें करें। और अगर 15-20 साल 25 साल अगर आप ऐसी चीज़ें करते रहते हो तो हो सकता है कि आप इंडिया से टेबल टॉक करने के लिए मतलब इंडिया को मना लो। क्योंकि ऐसा है नहीं कि अगर मान लीजिए कि 15-20 साल उन्होंने सब कुछ बंद करके मेहनत की तो इंडिया से आगे निकल जाएंगे या फिर इंडिया के नज़दीक भी आएंगे, वो दिन तो गए। लेकिन इंडिया सोच सकता है कि भाई पाकिस्तान अब सीरियस है और यहाँ मतलब सीरियस है और अब बात हो सकती है। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि सब कुछ साइड में छोड़कर, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, कश्मीर, उसको साइड में छोड़कर रिफॉर्म्स पर, डेवलपमेंट पर ध्यान देनी चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मैंने तो नहीं सुना इनके 3.5 सालों में कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कोई बात की हो। क्रिटिसिज्म वो करते होंगे लेकिन वो कभी नाम नहीं लेते, ना उन्होंने कभी जनरल बाजवा का नाम लिया है, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कभी उनका नाम लिया, ना किसी और का ऐसा नाम लिया है। आप उनको कभी नहीं देखेंगे कि वो खामखई में इमरान खान का नाम ले रहे हैं या वो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं या किसी और चीज का। मतलब वो काफी हद तक जो है वो अपने काम पे फोकस रखते हैं और इसी वजह से शायद इंडिया जो है वो इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ जा रहा है और इस साल वो लोग उसको कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। बात की है कि जी आप कश्मीर इशू हो या कोई भी दूसरा इशू हो इंडिया के साथ, आप उस पर फिलहाल बात मत कीजिए, सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर अपनी तवज्जो दीजिए। जब इकोनॉमी होगी तो आपकी बात को लोग सुनेंगे। अगर क्या आई एम श्योर कि जब वो जा रहे हैं, इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है उनकी इकोनॉमी के, कहा जा रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो फिर हम थोड़ा बहुत उनसे हाथ भी मिला लेंगे, जरा फायदा ही रहेगा। फकर हो सकता है कुछ मिला ही जाए। मोदी जी वैसे भी दिल के बड़े अच्छे हैं, तो हो सकता है हमें कोई चावल, आटा, आलू शालू कुछ भिजवा ही दें। समझता हूँ कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये जो डिसयूनिटी है, ये डिवीजन है, ये दिस इज वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम। हमें ये कहा गया कि यूनिटी ऑफ कमांड होती है, आज हमें यूनिटी ऑफ कमांड नजर नहीं आ रही और ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है, बिकॉज दुश्मन लेफ्ट भी है और राइट भी है। और अगर मुल्क के अंदर दुश्मन नजर आने शुरू हो गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो ये क्या कर रही है एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त फर्म डिसीजन जो है वो ना पीडीएम की है ना इमरान खान की। इस वक्त हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, इस वक्त हमें स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक आप इलेक्शन करवाएंगे उसी देर तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। और शायद ये जो आप फैसले करवाना चाहते हैं केयरटेकर गवर्नमेंट से, ये शायद मंजूर भी ना हो आईएमएफ को। ये गवर्नमेंट तो आ रही है, जा रही है, अगली आएगी, पता नहीं इसके ऊपर दस्तखत मानेगी भी कि नहीं मानेगी, मगर उतनी देर में तो सर से पानी गुजर जाएगा। यहाँ पे भी पड़े उसके पैसे, तो इंडिया हेल्प करेगा। इंडिया ने अरबों डॉलर दिए हैं श्रीलंका को। इंडिया ने ऑयल, व्हीट, ये सब इंडिया भेजता रहता है। हम अफगानिस्तान के लिए भी कर रहे हैं। और एक और चीज कमाल की बात है, आप कभी किसी श्रीलंकन से पूछिएगा कि तुम्हारे यहां चाइना ने भी पैसे डाले और इंडिया ने भी पैसे डाले, फर्क क्या है? ये कभी पूछिएगा किसी श्रीलंकन से। मैं जो भी पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूछिएगा किसी श्रीलंकन से, वो आपको बताएंगे। चाइनीज ने श्रीलंकन्स की गुर्दा कलेजी निकाल दी पैसा देके, ये बात सच है। हनुमानटोटा पोर्ट उनका छीन लिया। एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया आलिया जी, एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया जिसमें कि पिछले 5 साल से एक हवाई जहाज लैंड नहीं हुआ। एक हुआ था डे 1 पे, जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन के बाद हवाई जहाज कोई लैंड ही नहीं हुआ। हनुमानटोटा पोर्ट फेल, खत्म। तो बात ये, वी आर हेल्पिंग, हमारा नेबर है श्रीलंका की। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के एक जैसे हाल है, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं कि उनकी सिचुएशन टॉप लेवल पे एक जैसी है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट, करप्ट एलीट, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बात यह है कि ये हर जगह जहां पे भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हर समय छोटे मुल्कों में करते हैं। नहीं, इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट है इनकी, ऐसी बात नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि जिनको ये लोन्स वगैरह देते हैं, जो पॉलिटिकली अनस्टेबल मुल्क हैं, जो साइज में छोटे हैं। अब स्टॉक मार्केट को देख लेना, जैसी बात आती है इलेक्शन की वो गिर जाता है।
जैसी स्टेबिलिटी नजर आती है उनको कि यार अगले 1.5 साल में ये मसले हल होंगे, IMF आएगा, रिजर्व्स बढ़ेंगे, डेट्स पे ऑफ होंगी, सऊदी अरेबिया भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। हम तो वो चाहते हैं कि ये सारा जो क्राइसिस है ये खत्म हो। वो कैसे खत्म होगा अगर इस किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलेगी? और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों चल रही? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट अपना मौकफ साफ सुथरे तरीके के साथ नहीं पेश कर रही। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कहा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा कि हर चीज का जो आंसर है अबाउट चाइना वो इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया is requiring for or asking for India's help to replace China। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और इसमें जो इंडिया जो है वो दुनिया की जो चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया है। स्कॉट मॉरिसन हो या सुगा साहब हो जो इस वक्त जापान के इस वक्त के वजीर आजम हैं, और जो अमेरिकन हैं, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन इंडिया। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का। हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो वैसे बंदे बंदे को तो आप नोटिस भेज। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन पीएम की बात नहीं है, हर जगह की बात है कि जहाँ जहाँ देखो जो लोग हैं जो चाइना से यहाँ पर चाइना के हिसाब से यहाँ पर डरे हुए हैं, या फिर चाइना ने जिन को शिकार बनाया हुआ है, इन सबको पता है कि भाई उनका सबसे बड़ा सॉल्यूशन भारत ही है। देखिए, श्रीलंका को उसने जो है वो फंसाया पहले पैसा देकर, फिर हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको बचा लिया 99 ईयर्स के लिए। फिर जब इसके बाद श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, तब अगर आप देखो तो सिचुएशन ये हो गई कि चाइना ने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कोई मदद करने से मना कर दिया, और ये भी कह दिया कि चाइना यहाँ पर श्रीलंका डिफॉल्ट जो हो रहा है वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। हमारे हिसाब से मतलब हमने जो डील की थी वो तो सब कुछ ठीक है, श्रीलंका के अच्छे के लिए थी, वो चला गया। उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर 3 से 4 बिलियन डॉलर की मदद करके श्रीलंका को ऊपर लाने की ट्राई की है। तो मतलब कहने का मतलब है कि चाइना की जो ये दादागिरी है उसका सिर्फ और सिर्फ जवाब इंडिया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस हैं, ये हो रही हैं 26 अगस्त से लेके 29 जो है वो ऑन द कोस्ट ऑफ गॉम जो है उसके ऊपर, और जिसमें ऑब्वियसली जो क्वाड कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज 25th एडिशन ऑफ द मालाबार एक्सरसाइजेस। और इसमें ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया is requiring for or asking for India's help to replace China। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और इसमें जो एक चाइना का ऑल्टरनेट चाहता है, तो क्या इंडिया हैज दैट पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी? क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का जो एक समझ लें कि जो 2-वे ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना और ऑस्ट्रेलिया, दैट इज अमाउंट वो कोई तकरीबन दैट इज 250 बिलियन डॉलर के करीब ये है, 250 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि बाय द वे 2020 में ये जो बायलैटरल जो ट्रेडिंग है ये कम हुई है, 3% कम हुई है। सो ये इसमें ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया के जो पार्टनरशिप है, जो 2-वे ट्रेडिंग पार्टनरशिप है, दैट इज अबाउट अराउंड 25 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि दैट इज नॉट अ वेरी बिग नंबर ऑब्वियसली, लेकिन इन दैट सिचुएशन बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियंस हैं दे वांटेड कि हमारे जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ अच्छे हों। अगर आपको याद हो कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे टोनी एबट, और उन्होंने एक बेसिकली फ्री ट्रेड को कॉन्सेप्ट भी इंडिया के साथ जो था वो किया था, बात की थी। और अब जो टोनी एबट थे वो चाहते थे, उन्होंने ये कहा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा कि हर चीज़ का जो आंसर है अबाउट चाइना वो इंडिया है। These were very big words of the former Australian जारी बात स्कॉट मॉरिसन है जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कहा करते थे कि जो चाइना के बारे में हर क्वेश्चन का जो जवाब है वो इंडिया है।
जिस तरह वो बात है ना कि जी जो ट्रेड है वो भी दैट इज अबाउट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, की सारी चीजें जो हैं दे गो साइड बाय साइड। सो उन्होंने ये कहा कि जो टोनी एबट जो थे उन्होंने ये कहा बैक इन 2014 जब ये नरेंद्र मोदी तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इंडिया ऑब्वियसली दैट अकाउंट्स फॉर अ डेमोक्रेसी, और इंडिया के अंदर जो स्टील और फार्मास्यूटिकल हैं उसमें ऑलमोस्ट दुनिया पे नंबर 2 पे है इंडिया, और इनकी अपनी सिलिकॉन वैली है। सो वो ये जो इंडिया चाइना जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर टोनी एबट जो थे वो कहा करते थे, और उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया जो है वो दुनिया की जो चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया है। स्कॉट मॉरिसन हो या सुगा साहब हो जो इस वक्त जापान के इस वक्त के वजीर आजम हैं, और जो अमेरिकन हैं, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन इंडिया। इंडिया अप टू 1990 वो उसके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। उन्होंने डॉक्टर महबूब हक मेरे बड़े करीबी दोस्त थे और मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया ने क्या किया? हम उस वक्त बेहतर जा रहे थे, पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। इंडिया ने बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इनवाइट किया और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दी। जो हल ये है, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, देखिए महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आपकी प्रोडक्शन इस वक्त आपने इतना मैसिव डिवैल्यू कर दिया। हमारे यहाँ तो पहले दिन से बजाय कि हम IMF के ऊपर इतना जोर देते, हमें तो अपने पाकिस्तानियों को जो बाहर हैं उनको इतना फैसिलिटेट आज शुरू किए ना, अभी जाके इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे, उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है, तो उनको तो उन्होंने क्या किया कि नैब को लगा दिया भाई अकाउंटेबिलिटी पे है। अब नैब की वजह से कोई बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है, कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता। आप पगड़ियाँ उछालेंगे तो अब सबसे ज़्यादा जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी कि हम फैसिलिटेट करें बाहर की इन्वेस्टमेंट को। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का, हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो बंदे को तो आप नोटिस भेज रहे हैं, हर बंदा परेशान है, उसको महीने में 10 नोटिस आते, हर किसी को पकड़ धकड़ लगाई। इंडिया जो है वो थिएटर बनाने जा रहा है, और इंडिया अपनी पूरी फौज, यानी वो कह रहा है कि जी हम भी एक नॉर्दर्न लैंड थिएटर बनाएंगे। अच्छा, यहां से पहली बात ये कह रहा हूं कि अगर फर्ज करें इनकी पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो 4 थिएटर्स इनके एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, 4 थिएटर्स एक्टिव होंगे ना, एयर डिफेंस हो जाएगा, मैरीटाइम हो जाएगा, इधर के नॉर्दर्न इनको ये करना पड़ेगा। ये 2 फ्रंट वॉर की तैयारी करते हैं ना। अगर चाइना के साथ, पाकिस्तान को छोड़ दें आप, चाइना के साथ भी अगर मसला होता है तो भी इनके 4 और 5 थिएटर। तो इंडिया की फौज बहुत बड़ी फौज है। इंडियन आर्मी इज नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म। आप कोई भी पब्लिकेशन ला के मेरे को दिखा दीजिए अदर देन पाकिस्तान जहां पर यह कहा गया कि इंडियन आर्मी इज इन्वॉल्व इन टेररिज्म। नमस्कार दोस्तों, अब जब से चाइना के साथ हमारी भिड़न हुई ना, तब से अगर आप देखो ना तो एक जो होता है ना कि हाईएस्ट वर्जन वाला इंडिया जो है एक्टिव हो चुका है, मतलब होता है ना अल्ट्रा मैक्स प्रो वाला। अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए पहले पाकिस्तान के साथ था तब हमको पता था कि भाई इतनी तैयारी इनफ है, लेकिन जब से पाकिस्तान के साथ सिचुएशन हुई, जब से चाइना के साथ सिचुएशन हुई ना, उसके बाद एक अलग लेवल की तैयारी हमने शुरू की। और उस लेवल की तैयारी में हुआ ये कि पाकिस्तान को तो हम कब का सरपास कर चुके। मतलब ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हमारी होती है तो इंडिया के पास जितने भी रिसोर्स है, तैयारी जितनी कर रखी है, उसमें 10-20% में पाकिस्तान को पिल देंगे। मतलब जितनी भी तैयारी हमारी हुई है उसमें 10-20% अगर भी हमने यूज़ किया ना तो पाकिस्तान तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। हमारी तैयारी जो है वो चाइना को लेकर है, लेकिन जब चाइना के साथ होगा तो पाकिस्तान के भी साथ हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कई सारी एक्टिविटी चाइना के साथ जो भिड़न हुई उसके बाद बदल चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडिया ने ये डिसाइड किया है जनाब कि चाइना ने चूंकि अपनी फौजें
अपनी फौजों का पूरा ढांचा कुछ अर्से पहले तब्दील किया है, 1-2 साल पहले। और चाइना ने इस तरह से तब्दील किया है कि अगर हम उसको दिखा भी सकें कि तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना और के पूरी फौज बदल रहा है, वो बड़ी, और उसमें गड़बड़ हो जाएगी। इंडिया जो है वो थिएटर बनाने जा रहा है, और इंडिया अपनी पूरी फौज, यानी वो कह रहा है कि जी हम भी एक नॉर्दर्न लैंड थिएटर बनाएंगे। अच्छा, यहां से मकसद इसका यह था कि अब अगर आपने नॉर्दर्न थिएटर बनाना है तो नॉर्दर्न थिएटर ये बनाने जा रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर लद्दाख पाकिस्तान के लिए, मगरबी वेस्टर्न लैंड थिएटर, हर एक के साथ लैंड रखा है ताकि फजाइया वाले भी, एयरफोर्स वाले भी खज्जल ख्वार हो इंडिया में। हाँ। और वो कहेंगे लैंड क्यों है। अच्छा, कर इस तरह, एक तरह से आइडिया अच्छा है कि सारी की सारी फौज जो है वो, यानी उधर नेवी और एयरफोर्स और बरी फौज एक साथ कोऑर्डिनेट करे जैसे चाइना की करती है। 2 नेवल कमांड्स, 2 नेवल कमांड्स को भी एक कर रहे हैं, एक नेवल कमांड कर रहे हैं, और उसमें बड़ी फौज के लोग भी होंगे, उसमें फजाइया के भी होंगे। ठीक है। तो अच्छा, इसी तरह से जो ये नॉर्दर्न कमांड है, और एक कमांड फिर जो उनकी वेस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न लैंड कमांड, सॉरी वेस्टर्न लैंड थिएटर, वेस्टर्न लैंड, इस कमांड खत्म करके थिएटर बना रहे हैं ना, तो नॉर्दर्न लैंड थिएटर और वेस्टर्न लैंड थिएटर पाकिस्तान के लिए, ठीक है। अच्छा, और ईस्टर्न थिएटर है, फिर मैरीटाइम थिएटर है, फिर एयर डिफेंस कमांड है, वगैरह वगैरह सारी। लेकिन इसके अंदर मैं जो बात कह रहा हूं ना, पहली बात ये कह रहा हूं कि अगर फर्ज करें इनकी पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो 4 थिएटर्स इनके एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, 4 थिएटर्स एक्टिव होंगे ना, एयर डिफेंस हो जाएगा, मैरीटाइम हो जाएगा, इधर के नॉर्दर्न इनको ये करना पड़ेगा। ये 2 फ्रंट वॉर की तैयारी करते हैं ना। अगर चाइना के साथ, पाकिस्तान को छोड़ दें आप, चाइना के साथ भी अगर मसला होता है तो भी इनके 4 और 5 थिएटर, तो मैं आपको बताऊं ये नेवल थिएटर 2 क्यों हैं। देखिए, ये जैसे फर्ज करें इंडिया है ना बीच में, तो इंडिया की वो साइड जो चाइना की तरफ है समंदरों में, उसको वेस्टर्न साइड देख रही है, जो पाकिस्तान की तरफ है ईस्टर्न साइड। अब वो कह रहे हैं इसको एक ही कर दो और इसके अंदर बड़ी फौज भी आ जाए और फजाइया भी आ जाए। अच्छा, आने वाले दिनों में शायद, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन पिछले, जैसे मैंने कहा ना, मुझे ये बात कहने का कोई हक है, और हो सकता है कि मैं अपने वजन से बहुत ज्यादा बात हो नहीं, यकीनन मैं बढ़, शायद पाकिस्तान को भी आने वाले दिनों में जो हमारी जो कमांड्स हैं उसमें कुछ कमांड्स अलग बनानी पड़े। अच्छा, उसकी वजह यह है कि पिछले कई सालों से हम सुनते हैं कि जी मशरिकी सरहद से जो है वो मगरबी सरहद फौज को भेज दिया गया, और उसके नतीजे में एक बॉर्डर हमारा खाली कम हो जाता है, और एक बॉर्डर हो सकता है अगर ये अफगानिस्तान स्टेबलाइज नहीं हुआ, मैं हमेशा सोचता हूं कि इधर से फौज उधर चली जाएगी तो इधर तो कम हो जाएगी। एक कोर अगर इधर हो जो यहां पर देखती रहे, या देखिए ना, या ये कि बॉर्डर जैसे वो एफसी के जवान है उनको कोई और शक्ल दे दी जाए, ये भी अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को खत्म करके अब कमांड इसमें थिएटर में डाल रहे हैं। मैं कमांड का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, थिएटर, ठीक है, ये भी थिएटर में डाल रहे हैं। अब ये बना रहा है कि परमानेंटली थिएटर बना दिया जाए और थिएटर के साथ लफ्ज लैंड ऐड कर दिया जाए, ताकि जो बिपिन रावत साहब हैं, उज्बेकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे उज्बेक इस्लामिक मूवमेंट, ये सारा जो मैंने कल बताया, आगे भी बात करूंगा, लेकिन अगर थोड़ा सा वक्त है तो एक और मैं बात, इंपॉर्टेंट बात जो है उसको मैं डिस्कस कर लूं। पूरी की पूरी फौजें बदल रही हैं इस वक्त, फौजों की जो साख्त है वो तब्दील हो रही है, और वो साख्त इस तरह से तब्दील हो रही है कि इंडिया के अंदर, अब देखिए ये बड़ी, हम कहते हैं ना पाकिस्तान में वो जी 10 कोर है, वो जी 5 कोर है, वो जी मंगला की कोर है, वो जी यहाँ एक कोर है, दूसरी कोर कमांडर कराची, कोर कमांडर कोयटा। तो ये फौज पाकिस्तान की इस तरह से, या किसी भी मुल्क में इस तरह से बनी होती है कि जी किस जगह पे ज्यादा आपको खतरा है, और फिर वहां पर ज्यादा जाहिर है कि ज्यादा, अब जैसे इंडिया के साथ है तो आपको ज्यादा कोर्स इस तरफ नजर आएंगी, मंगला भी है तो गुजरांवाला भी है, तो इधर मतलब यहां से आपको ज्यादा कोर्स नजर आएंगी, फिर कराची आपको नजर आएगा जो एक पूरा इलाके को देख रहा है, फिर आपको बलूचिस्तान, इस तरफ आपको यानी मगरिब की तरफ कम नजर आएंगी कोर्स, एक बलूचिस्तान कोर ही आपको नजर आएगी कम कोयटा में, लेकिन यहां इंडिया की तरफ, इंडिया के बॉर्डर्स पर आपको ज्यादा कोर नजर आएंगी, ठीक है, स्ट्राइक कोर्स, ये कोर्स, सारी सब आपको। अच्छा, अब इंडिया की ने भी अपनी एक सिस्टम बनाया हुआ था, उन्होंने सिस्टम ये बनाया हुआ था कि जी हमने तो लड़ना तो पाकिस्तान से ही लड़ना है, और यहां पे जो है बस पाकिस्तान है, और हमें और पाकिस्तान है, और बल्ले बल्ले। अब लेकिन मसला ये हो गया कि वहां पर अब आ गया चाइना, तो अब क्या करें। अच्छा, तो अब इंडिया के अंदर तमाम उनकी जो फौज है उसके अंदर
कमांड्स की जगह, जैसे हमारे यहाँ कमांड है ना, कोर कमांडर, ये गुजरांवाला कोर, मंगला कोर, पिशावर को तो अब वो जनाब चाइना की तरफ पे नाम देने जा रहे हैं थिएटर का। अच्छा, थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अगर बताया जाए इस हवाले से काइंड सर। कमर साहब, ऐसा है कि आप जानते हैं कि मौजूदा वक्त के ऊपर वॉरफेयर इतनी तरक्की कर चुका है कि कोई भी सिंगल सर्विस ये नहीं कह सकती कि वो अपने बलबूते पर लड़ाई जीत सकती है। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए या किसी भी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए तीनों जो खिते हैं फौजों के, जिसमें कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी शामिल हैं, उनको मिलकर लड़ना पड़ता है टेरेन के मुताबिक, जो कि ज्वाइंट कमांड्स होंगी। लेकिन जो कमांडर होगा, जो किसके ऊपर वो बिल्ट होगी, बल्कि उसमें वर्चस्व किसका होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो किस इलाके की देखभाल कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि लैंड फ्रंटियर है, तो कमांड तो ज्वाइंट कमांड होगी, उसमें आर्मी के भी होंगे, एयरफोर्स के भी होंगे, कुछ नुमाइंदे नेवी के भी होंगे, लेकिन जो वहां पे कमांडर होंगे वो आमतौर पर आर्मी से होंगे। अगर नेवल जैसे पेनिनसुलर एरिया है हमारा, उसकी डिफेंस के लिए हम थिएटर बनाते हैं, तो उस थिएटर के कमांडर जो हैं वो नेवी से होंगे। इंडिया की फौज बहुत बड़ी फौज है। इंडियन आर्मी इज नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म। आप कोई भी पब्लिकेशन ला के मेरे को दिखा दीजिए अदर देन पाकिस्तान जहां पर यह कहा गया कि इंडियन आर्मी इज इन्वॉल्व इन टेररिज्म। जो नरेंद्र मोदी है और जयशंकर जो हैं, उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया यूएई ताल्लुकात के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। लेकिन हमारा में एक मंदिर तो बन गया, एक बड़ा मंदिर बन रहा है और सिविल इजाज़त दिए गए मोदी साहब को। ओ भाई, खुदा का कोई खौफ करो, क्या मुसलमानों के साथ वहां हो रहा है। यूएई ने कहा जी कि हम तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे। मजाल है को पाकिस्तान से किसी ने बात है कि इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरा किया कतर पिछले बरस, नहीं कतर का नहीं, दुबई का भी किया, सऊदी अरब का भी किया। आप कहते हैं इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से 2014 में जो अपना कार्यभार संभाला था, उसके बाद तुरंत ऐसा हुआ है कि उन्होंने अरब कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बहुत ही अलग लेवल के सुधारने शुरू किए थे, खास करके सऊदी अरेबिया और यूएई, और उसमें भी अगर आप दोनों कंट्री में कंपेयर करो तो यूएई में। और उसके बाद ऐसी न्यूज़ आई है यूएई की तरफ से कि हम कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज़रा सोचिए, क्या कोई मुस्लिम कंट्री ऐसा सोच सकता है कि पाकिस्तान का प्रेशर वो ना झेले और वो बात करे कि मैं जो है ना इन्वेस्टमेंट करूँगा यूएई के अंदर? क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये हमारे विदेश जो विभाग है या फिर कहो कि हमारी जो पॉलिसी है उसका ही एक जादू है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, और वही चीज़ जो है वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आती। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक नॉर्मल रिलेशन थे अरब कंट्रीज़ और इंडिया के, उसमें इतना बड़ा प्रोग्रेस की है, उतनी बड़ी प्रोग्रेस की है कि आज वो सारे कंट्रीज़ खुल कर कह रहे हैं कि हमारा जो आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और मजे की बात यह है कि फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने अपनी एक मोनोपोली रखने की कोशिश की मुस्लिम वर्ल्ड में। उस मोनोपोली को समवेयर इट सीम्स कि इंडिया ने तोड़ने की कोशिश की और बहुत हद तक वो कामयाब हुआ। इससे पहले वो 2015 में बेसिकली गए थे। अच्छा, मजे की बात देखें, 2015 में जब नरेंद्र मोदी यूएई गए, उससे पहले तकरीबन 30 साल तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएई नहीं गया। इंदिरा गांधी 1981 में गई थी। अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और अभी आप देखें कि अभी क्वाड 2 की बातें हो रही हैं, जिसमें इस्राइल, यूएई, अमेरिका एंड इंडिया की बात हो रही है। और जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं, वो कहते हैं कि जो यूएई है वो हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है, एक्सटेंडेड। कि पाकिस्तान has historically always tried to use Middle Eastern and particularly Muslim countries for Kashmir issue, और मुसलमान ममालिक जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर इंडिया के करीब नहीं जाते थे। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। ये ना पाकिस्तान और अरबों के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे।
फिर कुछ वाक़यात हुए, पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर होता गया और अब वो यहाँ तक चले गए कि इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरा किया कतर पिछले बरस। नहीं, कतर का नहीं, दुबई का भी किया, सऊदी अरब का भी किया, अमारात का भी किया, उसका भी किया और मंदिर बनाया गया वहां। उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक याद आता है कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक अरब में बुत परस्ती ना हो। और वो सऊदी अरब में तो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, वहाँ तो बहुत मज़ामत होगी। लेकिन अमारात में एक मंदिर तो बन गया, एक बड़ा मंदिर बन रहा है और सिविल इजाज़त दिए गए मोदी साहब को। ओ भाई, खुदा का कोई खौफ करो, क्या मुसलमानों के साथ वहां हो रहा है। यहाँ फिर ये है कि कश्मीर पे बड़ा बोलते थे तो लिहाजा वो बात नहीं होती थी, तो उससे जब तक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहा वो तब तक तो चीजें ठीक रही। इंडिया भी उस वक्त ग्रो नहीं कर रहा था, चीजें उतनी फास्ट नहीं थी, इंडिया की इकोनॉमी भी उस तरह नहीं थी, पॉपुलेशन को भी नहीं लिया जा रहा था, सप्लाई चेन भी नहीं था, इंडियंस का रोल भी मिडल ईस्ट में पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया यूएई में नहीं था, तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन अभी ये पिछले 10-15 सालों में चीजें बिल्कुल बदल के आ गई हैं, सामने आ गई हैं। और बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, जिस तरह ये फ्री फ्लो ऑफ गुड्स मूव जो है वो हुआ, आइडियाज हुआ है और जो है वो लोगों का फ्री फ्लो हुआ है, बहुत सारी चीजें बदली हैं। और फिर जिस तरह आप कहते हैं ना, इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। आपको पता है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ जो थे उन्होंने विजिट भी किया, सऊदी अरब का भी किया और यूएई का भी किया था। सो इंडिया, फिर यूएई की जो हाई लेवल लीडरशिप है वो भी इंडिया आई है। और नरेंद्र मोदी का यूएई में जाना क्या वैल्यू रखता है। ये 5 अगस्त 2019 नरेंद्र मोदी ने विजिट किया तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ये जो जैद साहब हैं, इन्होंने उनको हार पहनाया और हाईएस्ट जो यूएई का जो अवार्ड था वो दिया। अब पाकिस्तान में यहाँ पे बड़ी जो है वो शोर मच गया कि जनाब ये क्या बात हुई कि आप जो है वो नरेंद्र मोदी को हार पहनाते हैं। यूएई ने कहा जी कि हम तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे। मजाल है को पाकिस्तान से किसी ने बात की, मैंने इस पे बड़ा बोला था मैं। अब जो अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी है और जयशंकर जो हैं, उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया यूएई ताल्लुकात के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। कुछ यूँ है कि बस अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही, और इस वजह से हमारी अब कोई पॉलिसी रही नहीं। सच्ची बात तो ये है कश्मीर पे, ये दुख की बात है। इसमें मैं इस हुकूमत को ठीक है, ये जो इनका एक किस्म का कैजुअल एक अप्रोच रही है कश्मीर के हवाले से, वो तो इनको अब सारी ज़िंदगी हॉन्ट करेगी। लेकिन पिछली हुकूमतों ने भी अपना अपना पूरा इसमें डाला है हिस्सा, हमारी कश्मीर की जो पॉलिसी है उसको कमज़ोर करने में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप एकतरफ़ा तौर पे हर चीज़ दे देंगे भारत को? और अब तो यहाँ अब अगर ये हालात हो गए हैं कि मुसलमान ममालिक MOUs साइन कर रहे हैं भारत के साथ, और फिर अगर आप देखेंगे कि कुछ आने वाले महीने सालों में कुछ बईद नहीं है कि वहाँ पे UAE की कॉन्सुलेट भी खुल जाए, ईरान भी अपनी कॉन्सुलेट वहाँ खोल ले, कुछ पता नहीं है। कोई अगर हमारी सफारतकारी पे का ये हाल है कश्मीर के मामले को लेकर, तो फिर आप किसी चीज़ की भी तवक्को रख सकते हैं कि ये भी हो सकता है। मैं तो बिल्कुल अब जो है इस बारे में मुझे तो अब परेशानी सी लाहक हो गई है।